नमस्कार दोस्तों, तो चलिए फिर से हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। उम्मीद है कि पिछले क्लास को आप समझ चुके होंगे, रिवीजन किए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं दहन और ज्वाला। देखो, दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलना। ठीक है, किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सभी के सभी पदार्थ जल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई पदार्थ है जल सकती है और कुछ पदार्थ है नहीं जल सकती है। तो जलने वाले पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे और नहीं जलने वाले पदार्थ को अज्वलनशील बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर लकड़ी को बोला जाए कि क्या आप लकड़ी में आग लगा सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हाँ, लगा सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अगर बोला कि बताओ कि पेट्रोल है, आप पेट्रोल को जला सकते हैं? एकदम जला सकते हैं, इसलिए वो ज्वलनशील पदार्थ है। अगर ऐसे ही बोल दें कि बताओ आप ईंट को जला सकते हो, पत्थर को जला सकते हो, बालू को जला सकते हो, तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो ये सारी के सारी क्या है? अज्वलनशील पदार्थ है। तो उम्मीद है कि ज्वलनशील पदार्थ और अज्वलनशील पदार्थ में आपको अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो दहन किसको बोलेंगे? दहन के मतलब बोलेंगे कि जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या देता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो उस पदार्थ मतलब पदार्थ को नहीं, प्रक्रिया को ज्वलन मतलब दहन क्या है? दहन एक प्रक्रिया है। ठीक है, दहन एक प्रक्रिया है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ठीक है, तो दहन के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी पदार्थ को जलाया जा सकता है। अब किसी पदार्थ को, जो जलने वाला पदार्थ यानी कि दहनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसको पानी में डाल दो। ठीक है, अब पानी में डालने के बाद में उसमें जलाओ, जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक है, जैसे एक कागज़ है, अगर कागज़ को पानी में डुबा कर उसको बोलो क्या इसको जलाओ, जलेगा? नहीं जलेगा। मतलब जलने में टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। ठीक है, अगर बिना पानी भिगाए उसको ऐसे ही बोले सूखा है उसको जलाओ, तुरंत जल जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ शर्तें होती है। अगर आपको बोला जाए कि ठीक है, आप एक डब्बा है, ठीक है, आप उस डब्बे में किसी जलती हुई चीज़ को लेकर जाकर उसमें बंद कर दें, तो बंद करने से क्या होता है? उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कमी हो जाती है, फिर वो जो जलती हुई चीज़ है वो बुझ जाती है। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है कि मतलब कि किसी पदार्थ को तुरंत जलाया जा सकता है, किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसमें समय लगता है। जैसे अगर आपको पेट्रोल बोले जलाने के लिए कि ठीक है, कहीं पे पेट्रोल है उसको जलाओ, तो तुरंत जल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होगा, ठीक है, मतलब जो पेड़ का लकड़ी होगा, उसको बोले कि आप इसको जलाओ, तो उसको जलाने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको मतलब है ये सब क्या चीज़ें, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि जलने वाले पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं और नहीं जलने वाले पदार्थ को अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जिस पदार्थ में हम आग लगा सकते हैं उसको ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, और जिस पदार्थ में आग नहीं लगा सकते हैं उसको अज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो, एक होता है पोषक और एक होता है अपोषक। पोषक के मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, यानी कि सपोर्ट कर रहा है तो उसका पोषक है। ठीक है, और जो उसका विरोध कर रहा है उसको बोलेंगे अपोषक। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन दहन की क्रिया में मदद करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए उसको दहन का पोषक कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? उसको बुझाता है, उसका विरोध करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को दहन का अपोषक कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर बोला जाए कि बताओ कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि दहन के लिए ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, कहने का मतलब जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यही होना चाहिए कि दहन के लिए पोषक पदार्थों की उपस्थिति, जब तक आप पोषक पदार्थ की उपस्थिति नहीं करवाएंगे, आप ऑक्सीजन नहीं देंगे जलने वाले पदार्थ में, तो क्या दहन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन हो सकता है कि ज्वलनशील पदार्थ को ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ है यानी कि दहनशील पदार्थ है उसको ज्वलन ताप तक उसको पहुंचाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मोटा लकड़ी है उसको एक तिल्ली मतलब कि जलाएंगे, माचिस का एक तिल्ली जलाएंगे और जलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता जब तक उस पर आप कुछ पेट्रोल या डीजल क्रिएशन नहीं छिड़का पाएंगे। ठीक है, जब तक आप इन सब पदार्थों को नहीं छिड़कते हैं तब ऐसा एकाएक वो नहीं जल पाएगा। लेकिन अगर उसमें लगातार जलाते जाएं तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ते जाता है। हो सकता है कि पहली बार में 50 डिग्री बढ़ा हो, दूसरा बार में 60 डिग्री, तीसरा बार में 80 डिग्री, चौथा बार में 100 डिग्री पार कर गया होगा। इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। तो जब तक उसका एक निश्चित तापमान आ जाएगा कि जिस तापमान पर जलना शुरू कर दे उसको बोलते हैं न्यूनतम तापमान। क्या बोलेंगे? न्यूनतम तापमान। किसका? ज्वलन ताप के, मतलब कि उस पदार्थ की जो ज्वलन ताप है उसको बोल देंगे न्यूनतम तापमान। ठीक है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देगा उस तापमान को क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप। ठीक है, तो जलने वाला पदार्थ को ज्वलन ताप तक लेकर जाएंगे तभी वो जल पाएगा। ठीक है, बिना उस तापमान तक पहुंचाए उस पदार्थ को नहीं जलाया सकता है। अगर कागज़ को बोले कि इसको एक तीली से जलाओ, तब जल जाएगा? एकदम जल जाएगा,
क्यों? कि उसका ज्वलन ताप कम है, ठीक है। तो जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है उसको जल्दी जलाया जा सकता है, और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होता है उसको मतलब देरी से जलाया जा सकता है। जलाया जा सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि दहन किसे कहते हैं। दहन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? जलने की प्रक्रिया है, ठीक है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या उत्पन्न करेगा? जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न करेगा ही, ठीक है, और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें बोले तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के लिए पोषक पदार्थों की उपस्थिति, तीसरा दहनशील पदार्थों के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये हमारी आवश्यक शर्तें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि बताओ कि बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जल सकता है, हाँ कि नहीं जल सकता है, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होती है जो बिना ऑक्सीजन की भी जल सकती है। जैसे देखो, अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को और नाइट्रोजन को अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? वो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। जलता भी और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की, देखिए, नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी कि वो दोनों जल सकता है। सेम उसी प्रकार से अगर क्या है, एक मोमबत्ती है, ठीक, अगर मोमबत्ती को किसी खाली डब्बा में या खाली डब्बा से उसको ढक दो तो क्या होता है? जलती हुई मोमबत्ती को अगर खाली डब्बा से ढक देने से क्या होता है? कुछ समय बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो बुझने का कारण क्या होता है कि जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थी तब तक वो मोमबत्ती जल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कम होते गया और मोमबत्ती बुझ गया। सेम उसी प्रकार से अगर जलती हुई मोमबत्ती को किसी क्लोरीन से भरे जो बर्तन होता है उसमें लेकर जाएं, ठीक है, किसमें? क्लोरीन से भरे हुए बर्तन में लेकर जाएं, तो क्या होता है कि मोमबत्ती बुझता नहीं है, नहीं बुझता है, जलते रहता है और काला धुआं उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सभी पदार्थ जो होती है ना, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलाना संभव होता है। जैसे क्या बोले कि मोमबत्ती था, मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे बर्तन में लेकर जाएं, मतलब जलती हुई मोमबत्ती, ऐसा नहीं कि उसमें ले जाकर जलाएंगे तो ऐसा नहीं जलेगा। जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएं, ठीक है, तो ले जाने पर क्या होता है? मोमबत्ती नहीं बुझती है और जलते रहती है, ठीक है, और मतलब जलने के साथ साथ में काला धुआं भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? दहन था। अब देखते हैं ज्वाला क्या होता है। ज्वाला, देखो, जब तक आप कोई भी चीज़ को नहीं जलाएंगे तो दहन नहीं होगा, जब तक दहन नहीं होगा तब तक ज्वाला उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो ज्वालन का मतलब समझ में आ गया होगा कि ईंधन जो तेजी से जलता है तो तेज़ी से जलने के बाद में क्या होता है? एक चमकदार परत उत्पन्न करता है, ठीक है, सतह उत्पन्न करता है। वही चमकदार परत या सतह को ज्वाला कहते हैं। देखो, अगर मतलब कम जल रहा है तो उसको दहन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर तेज़ी से जल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वाला बोलेंगे, ठीक है। तो दहन और ज्वाला क्या होता है कि ज्वाला की परिभाषा पूछे कि ज्वाला किसे कहते हैं या ज्वाला क्या है, तो क्या बोलेंगे? ईंधन अपूर्ण दहन के साथ, ठीक ना, अपूर्ण दहन के साथ क्या होता है? तीव्रता से जलकर क्या बनाती है? एक परत बनाती है, चमकदार परत, ठीक है। अपूर्ण दहन के साथ तीव्रता से जलकर क्या बनाती है? चमकदार परत बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले क्या था? दहन, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? दहन में, दहन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे कि दहन क्या है या दहन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या करेगा? में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जिससे क्या होता है? कोयला, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जलकर क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में ऊष्मा भी देगा और प्रकाश भी देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा दहन की परिभाषा थी। तो
यहाँ पे एक पॉइंट और बताए थे कि जो पदार्थ जलने वाला होता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ नहीं जलने वाला होता है उसको अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जलने वाले पदार्थ को, जलने वाले पदार्थ को, जलने वाले पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ कहते हैं, जलने वाले पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, और नहीं जलने वाले पदार्थ को, नहीं जलने वाले पदार्थ को, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं जलने वाले पदार्थ को, नहीं जलने वाले पदार्थ को अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अज्वलनशील, नहीं जलने वाले पदार्थ को अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जलने वाले पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं और नहीं जलने वाले पदार्थ को अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब बोले कि बताओ दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती है, तो देखते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। ठीक है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले क्या होता है, अच्छा एक और यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ज्वलन ताप। जिस तापमान पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे उस तापमान क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ क्या करे, कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उस तापमान को ज्वलन ताप कहते हैं। उस तापमान को ज्वलन ताप कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उस तापमान को ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होंगी, देखते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहला आवश्यक शर्तें क्या होता है, और यहाँ पे लिखना होगा तो लिख सकते हो। ठीक है, एक दो पॉइंट और छूट गया है, एक पॉइंट और है, क्या, एक होता है पोषक और एक होता है अपोषक। यानी कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता होता है उसको दहन का पोषक कहते हैं, और जो सहायता नहीं होता उसे दहन का अपोषक कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं यहीं पे, ठीक ना। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है, उसे दहन का पोषक कहते हैं, उसे दहन का पोषक कहते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, ठीक है, उसे दहन का अपोषक कहते हैं, उसे दहन का अपोषक, ठीक है, दहन का अपोषक कहते हैं। ठीक है, दहन की पोषक पदार्थ को बोले तो ऑक्सीजन, दहन की अपोषक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब आता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती है। दहन के लिए आवश्यक
शर्तें, ठीक है। कौन कौन सी शर्तें हैं जो दहन के लिए आवश्यक है? सबसे पहले पदार्थ कैसा होना चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ को बोलेंगे कि इसको जलाओ तो जलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ईंटा बोलो जलाओ, जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा में दहन के लिए पोषक पदार्थों की उपस्थिति। क्या? पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है, या जो जलने की क्रिया में मदद करता है उसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, ठीक है। और तीसरा मतलब ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक ना। एक सेकेंड, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, दहनशील या ज्वलनशील, दहनशील पदार्थों के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। दहनशील पदार्थों के ज्वलन ताप की प्राप्ति। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है, इसको समझा जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये है दहन, ठीक है। तो दहन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं थी, जो आवश्यक शर्तें थी, उसको हमने देखा है। अब देखेंगे ज्वाला, ठीक है। क्या देखेंगे? ज्वाला। अच्छा, ज्वाला देखने से पहले एक और पॉइंट को देखते हैं। क्या देखे थे कि कोई पदार्थ बिना ऑक्सीजन के साथ जल सकता है? तो हमने देखा था, एक दो पॉइंट था, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसको भी लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, क्या था? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन की क्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन की क्रिया, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ में, किसके? नाइट्रोजन के साथ, ठीक ना, जलकर, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। इसे देखना, मैग्नीशियम है, ठीक है, किसके साथ में? नाइट्रोजन के साथ में जलेगा तब। इस पे -3, इस पे +2, तो क्या हो जाएगा? Mg3n2, यही तो बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखो संतुलित तो नहीं है ना, इसको संतुलित कर लेते हैं, हो गया संतुलित, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या बोलते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती है, उसको अगर क्लोरीन से भरे बर्तन में ले जाते हैं तो क्या होता है? मोमबत्ती नहीं बुझती है और जलते रहती है, ठीक है। जलने के साथ साथ काला धुआं भी उत्पन्न करता है। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जलती हुई, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन से भरे, क्लोरीन से भरे जार मतलब बर्तन, जार में ले जाने पर मोमबत्ती क्या होती है? जलते रहती है, मोमबत्ती नहीं बुझती है, नहीं
बुझती है, साथ ही क्या करती है, काला धुआं उत्पन्न करती है, साथ ही काला धुआं उत्पन्न करती है। ठीक है, काला धुआं उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जलती हुई मोमबत्ती को जब क्लोरीन से भरे जार में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मोमबत्ती नहीं बुझेगी और साथ ही काला धुआं उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं कि ज्वाला। ठीक है, दहन हमने समझ लिया, अब ज्वाला समझते हैं कि ज्वाला क्या होता है। देखो, जब कोई चीज़ तेज़ी से जलता है तो क्या होता है, एक चमक उत्पन्न होती है, वही चमक कहलाता है ज्वाला। ठीक ना, जब कोई चीज़ को जलाया जाता है, वो जब तेज़ी से जलता है, तीव्रता से जलता है, तो तीव्रता से जलने के कारण क्या होता है कि एक परत का निर्माण होता है। ठीक है, उसी परत को क्या बोलते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाला की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण, अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होने वाले चमकदार गैसीय परत ज्वाला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। यही इसका सिंपल सी परिभाषा है। मतलब ईंधन जब पूरी तरीक़ा से जलेगा तो जलने के साथ में क्या करेगा, एक चमकदार परत उत्पन्न करेगा। ठीक है, गैसीय परत, उसी परत को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, सभी पदार्थ है ज्वाला उत्पन्न कर सकती है, नहीं कर सकती है। कुछ पदार्थ है कि मतलब ज़्यादा धुआं देता है, जो पदार्थ ज़्यादा धुआं देगा वो ज्वाला उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो कम धुआं देगा वो अधिक ज्वाला उत्पन्न कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, कि ज्वाला का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है क्या, मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती का ज्वाला। तो आपने देखा हो कि मोमबत्ती जलता किस प्रकार से है। ठीक है, तो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो सबसे पहले जो उसमें बत्ती निकला हुआ रहता है उसमें हम तीली से आग लगाते हैं, माचिस से। ठीक है, तो आग लगाने से जो मोम पे पहले क्या होता है उस पर जो बत्ती होता है उस पर पहले मोम होता है, तो मोम पिघलना शुरू होता है। तो मोम पिघल कर फिर क्या होता है कि नीचे आकर उसके जो बाकी जो मोम होता है जो जमा हुआ होता है उसके तापमान को बढ़ाता है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि जो बाकी सब जो मोम होता है ना वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। पिघलने से अब फिर से बत्ती के ऊपर चढ़ता है, कहाँ, बत्ती के ऊपर, और चढ़कर क्या बनता है, वाष्प बनता है। ठीक है ना, और वही वाष्प क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ज्वाला उत्पन्न करता है। और ज्वाला उत्पन्न करता है उसी को बोलते हैं मोमबत्ती का ज्वाला। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा प्रक्रिया। फिर से बताते हैं कि देखो, मोमबत्ती है, मोमबत्ती में जब आग लगाते हैं तो क्या कहता है, मोम पिघलता है, मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, मोम में आग लगाने से जो मोम होता है वो बत्ती के ऊपर चढ़कर क्या होता है, मतलब पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ने लगता है, और क्या होता है, वाष्प में बदलने लगता है। पिघला हुआ मोम वाष्प में बदलता है, वाष्प में बदलने के साथ क्या होता है, एक ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मोमबत्ती का ज्वाला किसे कहते हैं। ठीक है, मोम, देखो क्या लिखेंगे, मोमबत्ती, एक सेकेंड, जब मोमबत्ती को क्या किया जाता है, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो देखो, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित मोम पिघलकर क्या होता है, पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है, पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, बत्ती के ऊपर चढ़ता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित मतलब बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वाष्प में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, ज्वाला उत्पन्न करेगा। ठीक है, जिसके कारण
जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण ज्वाला उत्पन्न होता है, जिसके कारण ज्वाला उत्पन्न होता है, जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं, ठीक है। मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब मोमबत्ती में आग लगाया जाता है तो मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है और बाष्प में परिवर्तित होता है, मतलब बाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर चढ़ता है, ठीक है। और क्या होता है, जिसके कारण एक ज्वाला उत्पन्न होता है, जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं, ठीक है। मोमबत्ती का ज्वाला को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे फिगर बना लेंगे, आगे इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम नहीं बनाएंगे, जो समझना यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहीं पे समझा देंगे और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे एक भाग, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, ठीक है। ये हमारा मोमबत्ती है। एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं होता है लेकिन है मोमबत्ती है, ठीक है। ये हमारा मोमबत्ती है, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि मोमबत्ती मतलब जल रहा है तो सिर्फ उसमें एक ही परत होता है। देखो इसमें 3 परत हैं, एक अंदर, एक बीच में और एक बाहर, ठीक है। एक अंदर है और एक बीच में और एक बाहर है। तो सोच बताओ कि सबसे अधिक कौन सा परत ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जो बाहर वाला होगा, ठीक है। अब बताओ कि जो जितना ज़्यादा अधिक संपर्क में आएगा वो अधिक जलेगा, कि जो कम संपर्क में आएगा वो अधिक जलेगा। तो सोच कर बताए होंगे कि जो अधिक मतलब जितना अधिक ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा वो उतना तेज जलेगा, उतना अच्छे से जलेगा, ठीक है। जो कम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वो कम जलेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है क्या कि जो अंदर वाला क्षेत्र है इसमें ऑक्सीजन नाक के बराबर पहुँचता है, यानी कि पहले तो सबसे अधिक तो ये ऑक्सीजन को खपत करता है, फिर उसके बाद बीच वाला और सबसे कम जो इसका ये वाला भाग होता है अंदर वाला, ठीक है, वो उसको मतलब इसमें ऑक्सीजन कम मिल पाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन मतलब कम कहने का मतलब इसमें नाक के बराबर ऑक्सीजन मिलता है। जब नाक के बराबर ऑक्सीजन मिलेगा तो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें दहन की क्रिया होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो मेन इसमें होता क्या है कि मोमबत्ती को पिघलना, मोमबत्ती को पिघल कर जो उसका जो मोम होता है उसको बाष्पीकरण करना। जितना तेज़ी से बाष्पीकरण होगा मोमबत्ती उतना ही अच्छा से जलेगा, उतना ही तेज जलेगा। तो बाहर वाला क्षेत्र होता है इसका बाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक है, बीच वाला का थोड़ा सा कम होता है और अंदर वाला का एकदम बहुत कम होता है, नाक के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब एक तरीक़े से बोल सकते हैं कि इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें थोड़ा बहुत होता है और इसमें सबसे तेज़ी से होता है, ठीक है। तो बताओ कि किसमें सबसे अधिक तापमान होगा, जो बाहर वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि इसका बाष्पीकरण तेजी से हो रहा है ना, इसलिए इसका मतलब जो दहन की क्रिया होगी इसमें सबसे अधिक होगी। और बोले कि बताओ कि कौन से क्षेत्र में सबसे कम दहन की क्रिया होगी, जो अंदर वाला क्षेत्र है उसको उसमें दहन की क्रिया कम होती है, ठीक है। चलिए इसका हम नामकरण कर लेते हैं, किसको बोलते क्या है। जो बाहर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से जो बीच वाला है उसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। क्या, प्रकाशमान मंडल, ठीक है। जो सबसे अंदर वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय मंडल, मतलब केंद्र में, ठीक है, केंद्रीय मंडल। तो ये मोमबत्ती का 3 भाग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, मोमबत्ती के ज्वाला को, मोमबत्ती, ठीक है, के ज्वाला को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो मोमबत्ती का जो ज्वाला है उसको 3 भाग में बांटा गया है। जो सबसे अंदर वाला होता है उसको केंद्रीय मंडल कहते हैं, और जो बीच में होता है उसको प्रकाशमान मंडल कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में होता है मतलब ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। तो देखो इसका तापमान सबसे अधिक होगा, इसका मध्यम होगा, इसका एकदम न्यूनतम होगा। इसका तापमान इतना कम होता है ना कि अगर इसके बीच में माचिस की तीली लेकर जाओगे फिर भी वो नहीं जलता है, ठीक है। इतना कम इसका तापमान होता है कि आप इसके बीच में माचिस की तीली लेकर जाओगे फिर भी नहीं जलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। एक सेकंड, ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हुआ होगा,
ठीक है। तो इसमें क्या देखें, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल। अच्छा एक चीज़ बताओ कि आप खाना बनाते होंगे या तो खाना बनते हुए देखा होगा, तो क्या होता है कि जब बर्तन है तो बर्तन के पेंदी पे कभी कभी कुछ काला पदार्थ जम जाता है, ठीक है। वो काला पदार्थ होता क्या है, तो वो काला पदार्थ होता है कार्बन। अगर कोई वस्तु ऑक्सीजन मतलब उसको पूरी तरीक़े से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और वो जल रहा है, यानी कि कम ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, तो क्या करता है वो कार्बन पदार्थ छोड़ता है, ठीक है। यानी कि कम ऑक्सीजन मिलेगा तो वो अधिक कार्बन पदार्थ छोड़ेगा, ठीक है। और अधिक कार्बन मतलब ऑक्सीजन मिलेगा तो कम कार्बन पदार्थ छोड़ेगा। कहने का मतलब अगर कोई पूर्ण रूप से ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो वो ना के बराबर कार्बन छोड़ता है, ठीक है। अगर कार्बन नहीं छोड़ेगा तो उसको काला नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ तो कि सबसे अधिक कार्बन कौन छोड़ेगा, इसको मत बोलना। देखो ये जल ही नहीं रहा है, मतलब इसमें दहन की क्रिया हो ही नहीं रहा है, ये दोनों में से बताना। तो पता चल रहा है कि जो प्रकाशमान मंडल है, जो प्रकाशमान मंडल ये सबसे अधिक ये काला पदार्थ छोड़ेगा, यानी कि इसको, ठीक है, प्रकाशमान मंडल को बोलेंगे। और सबसे कम प्रकाशहीन मंडल, क्योंकि इसमें जो दहन की क्रिया होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि बाष्पीकरण तेज़ी से होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये परिभाषा लिखना है मोमबत्ती के ज्वाला में, उसके बाद तीर देकर ये लिखना है, फिर उसके बाद में ये क्या बनाना है, ये चित्र बनाना है, ठीक है ना। अब एक एक करके हम लिखते हैं कि केंद्रीय मंडल क्या होता है, प्रकाशमान मंडल क्या होता है, प्रकाशहीन मंडल क्या होता है। तो आप ऐसे लिख सकते थे, लेकिन लिखना बहुत आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। जो इसमें एक एक भाग होता है उसका, सबसे पहले केंद्रीय मंडल, ठीक है। सबसे पहले केंद्रीय मंडल, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो जो केंद्रीय मंडल होता है वो नीला रंग का होता है। कहीं कहीं पे देखो एनसीईआरटी जो 8 क्लास में था उसमें उल्टा लिखा हुआ है, जो भी बोल सकती है, या तो इसमें उल्टा या तो उसमें, लेकिन आपको इस क्लास के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो इस क्लास में बोला गया है कि जो इसका जो केंद्रीय मंडल होता है वो नीला होता है, और उसमें बोला गया एनसीईआरटी वाला में कितना काला होता है, ठीक है। तो केंद्रीय मंडल तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यह नीले रंग का होता है। कैसा होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। यह नीले रंग का होता है। इसका तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। कैसे कम होता है, क्योंकि इसमें बाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण दहन की क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। दहन की क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए इसे आदहन क्या बोलेंगे, आदहन का क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए इसे आदहन का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, इसलिए इसे बोल सकते हैं कि ये आदहन का क्षेत्र है, ठीक है। इसका तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इसमें माचिस की तीली ले जाने पर भी नहीं जलता है। इसका तापमान इतना कम होता है कि माचिस की तीली ले जाने पर भी यह नहीं जलता है। कौन, तीली। इसका तापमान इतना कम होता है कि यहाँ माचिस की तीली ले जाने पर भी नहीं जलता है, ले जाने पर भी नहीं जलता है, ठीक है। इसका तापमान मतलब इतना कम होता है कि इसमें अगर माचिस की तीली ले जाकर रखोगे अंदर, तीली नहीं जलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाशमान मंडल। कौन सी मंडल, प्रकाशमान मंडल। अच्छा मतलब प्रकाशमान मंडल क्यों इसको बोल रहा है, क्योंकि इसी से अधिक प्रकाश हमें मिलती है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकाश मिलती है प्रकाशमान मंडल से। इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। कैसा, पीला होता है।
तो इसमें जो ऑक्सीजन जो होता है वो पूरी तरीके से तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऑक्सीजन होता है मौजूद, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या करता है, ये कार्बन के कण भी छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ का तापमान मध्यम होता है। बस यही चीज़ों को लिखना है यहाँ पे। क्या लिखेंगे, यह पीले रंग का होता है, यह पीले रंग का होता है, ठीक है, यह पीले रंग का होता है। यहाँ ऑक्सीजन अपर्याप्त, क्या होती है, अपर्याप्त। यहाँ ऑक्सीजन अपर्याप्त होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब ऑक्सीजन अपर्याप्त होगी तो कम जलेगी, ठीक है। जिसके कारण पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। क्या, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। साथ ही कार्बन के कण भी छोड़ता है, ठीक है। पूर्ण दहन नहीं होगा तो कार्बन का कण छोड़ेगा ही, ठीक है ना। कौन सा, ये जो प्रकाशमान मंडल वाला है, ठीक है ना। इसका तापमान मध्यम होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रकाशमान मंडल था, यह पीले रंग का होता है। यहाँ ऑक्सीजन अपर्याप्त होते हैं, जिसके कारण पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, साथ ही कार्बन के कण भी छोड़ता है। इसका तापमान मध्यम होता है, मतलब बीच वाला तापमान होता है, ना तो अधिक होता है ना तो बहुत कम होता है। इसका बहुत कम था ना, इसका मध्यम होगा, ठीक है। यह अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे लिख सकते हैं, आगे क्या है, प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल, ये प्रकाश तो नहीं देगा लेकिन ऊष्मा अधिक देगा, तापमान अधिक देगा, ठीक है। तो इसका तो कोई निश्चित नहीं है, पीला होगा काला होगा, लेकिन काला होता है ऐसे, क्या लिख सकते हो, यह काले रंग का होता है, यह काले रंग का होता है, ठीक है ना। यह क्षेत्र ऑक्सीजन के पूर्ण उपस्थिति में रहता है, पूर्ण उपस्थिति में। ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन अपर्याप्त होती है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, ठीक है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, जिसके कारण यहाँ पूर्ण दहन होता है, होगा ना। जिसके कारण पूर्ण दहन होता है, ठीक है। जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन के कण, मतलब जो कार्बन का कण होगा उसका कोई नाम निशान नहीं होगा, मतलब इसमें उतना कार्बन का कण मौजूद नहीं होता, नहीं छोड़ेगा, ठीक है, होता है, जिस कारण पूर्ण दहन होता है। तथा इस क्षेत्र का तापमान क्या होगा, सबसे कम कि सबसे अधिक, इस क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, इस क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक होता है, ठीक है। किसका, प्रकाशहीन मंडल का, मतलब यह सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है। तो ये हमारा था ज्वाला था, मतलब दहन, ज्वाला, मोमबत्ती का ज्वाला देखें, और क्या था, आवश्यक शर्तें, जो दहन के लिए आवश्यक शर्तें होती है उसको भी देखें, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा टॉपिक, एलपीजी, ठीक ना। एलपीजी मतलब द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसको भी यहीं पे